सो वेलकम बैक स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन जो बुक है फंडामेंटल वाली ज्योग्राफी, उसमें ये 8 चैप्टर है। अगर आपने 10 चैप्टर पढ़ा होगा तो उसका नाम भी ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 10 चैप्टर जो है वो भी अगली बुक का है, उसका सेम नाम है। और इस बुक के अंदर भी आपको 8 चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए इसे मैंने पहले ही बता दिया। अब ये वाला चैप्टर उस वाले चैप्टर से अलग कैसे है? सिंपल सा मतलब ये है क्योंकि वो पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमिक बेस्ड है, पूरी ज्योग्राफी उसमें इंडियन सोसाइटी से संबंधित है, इसीलिए उसमें इंडियंस के कंपैरिजन तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन के अंदर हम जितना भी ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन पढ़ेंगे वो इंडिया के कंपैरिजन में साथ साथ में दूसरे वर्ल्ड की चीजों से भी कनेक्ट होते चले जाएंगे। अगर आपने ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन चैप्टर देखा है तो आपका बेस काफी और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अगले हिस्से में हम और भी डीपली चीजें समझेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या क्या है वो देखते हैं। अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सभी प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सारी चीजें जो है सब्जेक्ट पढ़ा ही रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन काल के टाइम पीरियड से ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, बहुत सारे पुजारी, व्यापारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और साथ में प्रिजर्वेशन के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। वो चाहते थे कि गुड्स, मनी, पैसा ये सारी चीज़ें तो मिले ही मिले, लेकिन साथ में इनोवेशन से रिलेटेड और उसके बाद जर्म से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड सारी चीज़ें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर लिया करते थे। इसका प्रूफ हमें आज से नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के ट्रेड से संबंधित लगभग 2500 BC के टाइम पीरियड पे मिला था। लेकिन हर ट्रेड के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ट्रांसपोर्ट की वजह से, यानी कि परिवहन की वजह से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोगों को बहुत जल्दी सामान पहुंचा पाते हैं, क्योंकि लोग तो पहले पैदल ही जाते थे, पहिए का आविष्कार तो हो नहीं पाया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रोड बिल्डअप होते चले गए, लोग पानी के थ्रू तो बाद में गए, लेकिन पहले रोड के थ्रू जाने लग गए। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट ने बड़े बड़े बल्कि गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना बहुत बड़ी मात्रा में चालू कर दिया। क्योंकि पहले आप घोड़े, गाय, खच्चर, जिन भी चीजों से आप सामान लेके जाते थे, आप हैवी बल्कि गुड्स लेके नहीं जा सकते थे, है ना। ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी दूसरे प्लेसेस पे जाने लगी। जब पानी का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ तो ऑफकोर्स फिर पानी के थ्रू हमने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट से सामान को लाना और ले जाना चालू कर दिया। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट का हमारे लिए ये फायदा है। अब क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जमीन है, वाटर है, एयर है और साथ में पाइपलाइन, इनके अलावा हम किसी भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जमीन पे चलने वाले बहुत ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, है ना, रेल है, उसके बाद बसेस है, और भी कितनी सारी चीजें हैं जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर और एयरवेज तो है, पाइपलाइन के थ्रू भी चीजें इस्तेमाल होती है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक सामान हम एयर से, एक सामान हम शिप से, एक सामान हम रेलवे से और एक सामान हम गाड़ी से सबसे पहुंचा सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का होना हमारे लिए जरूरी था, जो पहले हमारे पास नहीं था। लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट पे चलने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल होती है। ऑफकोर्स बोट इसमें दे रखी है, पर बोट पानी में चलती थी पहले, है ना। तो ऑफकोर्स देख सकते हो इस टाइम पीरियड तक हमारे पास पहिए का आविष्कार हो चुका था और इस टाइम पीरियड तक हम लोगों ने गाड़ियां बना दी थी। तो इसका एवोल्यूशन है, किस किस तरीके से क्या क्या हुआ था, जो लैंड ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज्यादा चलती है। आज की डेट में सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट है जो आपको घरों तक पहुंचा देती है। तो साइकिल हो, कार हो, बस हो, शिप हो या मोटर गाड़ी हो या घोड़े पे चलने वाला कोई हो, कुछ भी हो, लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकली अच्छा है, शॉर्ट डिस्टेंस भी कवर कर लेता है, रूरल और हिली प्लेसेस पे कनेक्ट कर लेता है, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा तो आता है, लेकिन जितना सर्विस वो दे पाता है उसके मुकाबले में सस्ता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है और मेंटेन के लिए बहुत आसान है। अब लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ऑफकोर्स कच्ची पक्की सड़कें हमें देखने को मिलती हैं। तो कच्ची पक्की सड़कें तो है ही अलग जगह, लेकिन बस ये कि रेनी टाइम पीरियड के अंदर ये सुटेबल नहीं होती है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सड़कों को लेकर ये होती है कि एक तो सड़कों के साइड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, आज के डेट में इंडिया के अंदर वो चीज ज्यादा अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिली है, हाईवेज को छोड़ के। दूसरा, सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा सड़कों पे कंजक्शन होता जा रहा है, ऑफ कोर्स ट्रैफिक की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें होती है। अब
इस वजह से इसको मद्देनजर रखते हुए हमने हाईवेज को बनाने की कोशिश करी है। अब हाईवेज के भी टाइप्स है, नेशनल, स्टेट, मेजर डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड्स है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखें तो नेशनल हाईवे जो है ऑफ कोर्स वो मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करता है। इसमें मूवमेंट जो है हम कह सकते हैं कि डिफेंस लोगों का और मिलिट्री लोगों का ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स ये कैपिटल जैसे प्लेसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। दूसरा है हमारे इंडिया के अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सुपर एक्सप्रेसवे हाईवे है। इसकी कुल लंबाई इतनी है, ये ऑफ कोर्स बड़े बड़े हिस्सों को कवर करता है। भारत के हिसाब से 2% सड़कों का रोड तो इन्होंने ही ले रखा है, यानी कि क्वाड्रिलेटर ने, और इसमें 40% ट्रैफिक पूरे भारत का जो है चलता है। स्टेट हाईवे की बात करें तो ऑफ कोर्स CPWD बनाता है, CPWD बनाता है। इसमें स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बड़े बड़े वो स्टेट जो रोड्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। 4% पूरे इंडिया का जो लेंथ है वो इसी का हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट रोड जो है ऑफ कोर्स वो हेडक्वार्टर को और छोटे छोटे टाउन्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। 40% ऑफ द रोड जो है लेंथ का वो इंडिया में इसी का ही है। और रूरल रोड सबसे ज्यादा है, वो ऑफ कोर्स रूरल इलाकों को कनेक्ट करते हैं। 80% रोड का लेंथ हमें इन्हीं का देखने को मिलता है, और रीजनल वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग जगहों पे इसकी डेंसिटी अलग अलग हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स क्लाइमेट मैटर करता है। एक होता है बॉर्डर रोड, ये बॉर्डर रोड ऑफ कोर्स बाउंड्रीज के ऊपर ही बनाए जाते हैं। जो हमारे देश की बाउंड्री है, सीमा है, उनके क्षेत्रों पे बनाने का काम सिर्फ ये जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो ही करती है। इसमें कोई CPWD नहीं, PWD नहीं, सेंट्रल का कुछ नहीं लेने देना है। मेन मकसद होता है कि उनके आसपास के जो गांव वाले इलाके होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम ये करते हैं। तो मेन क्या हो गया हाईवेज का, ये दूर के इलाकों को कनेक्ट करती है। इस हाईवे के अंदर मैं कह सकता हूँ 80 से 80 मीटर चौड़ी सड़कें 2 लाइन वाली हमें देखने को मिलती है। इसमें फ्लाईओवर भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ट्रैफिक का फ्लो इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। और यहाँ पे हर किसी एवरी सिटी एंड द पोर्ट्स इज कनेक्टेड विद द हाईवे। और सारे के सारे जो बड़े बड़े क्या कहते हैं पोरबंदर होते हैं, शहर होते हैं, वो हाईवे से जरूर कनेक्ट होते हैं। अब ये तो इंडिया के रिगार्डिंग में था, लेकिन उसके बाद अब बात करते हैं हम दूसरे और इलाके की, जिसमें से एक है हमारा रशिया। रशिया के अंदर सड़कों का जो डेंसिटी है वो हर 0.6 किलोमीटर पे हर जगह पे सड़कों को कवर कर रखा है। 20 किलोमीटर के रेंज में हमें हाईवेज देखने को मिलते ही मिलते हैं। सिटीज के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिटी लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन एज वेल एज कनेक्टेड। मेन ये है कि हर जगह को इसे कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। जो रशिया है उसमें ये बताने की कोशिश करी गई। तो रशिया के अंदर सबसे बड़ा जो रोड है ये सेंट जॉन से लेके यहाँ पे विक्टोरिया, वैंकूवर, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा रोड जो है वो ये है। और इसकी लंबाई काफी हद तक बता रखी है, सेंट जॉन से लेके वैंकूवर तक लास्ट में यहाँ तक कनेक्ट है। ओके, सबसे बड़ा रोड जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो हमें यही देखने को मिलता है। इसे हम ट्रांस कनेडियन हाईवे बोलते हैं। हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हाईवे जो है वो सुपर क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे, उसकी लंबाई अगर आपको पता करनी हो तो आप गूगल पे पता कर सकते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे बड़ा रोड हमें देखने को मिलता है हाईवे, वो रशिया का सुपर हाईवे हमें सबसे ट्रांस कनेडियन हाईवे बोलते हैं। अब पेपर के अंदर ये आने के चांस है जो आपको उस वाले चैप्टर में नहीं मिल सकता था जो इसमें मिला। उसके बाद अगर हम बात करें एक और रोड है जिसे हम पैन अमेरिकन हाईवे बोलते हैं। आप देख सकते हो लास्ट में कहां से लेके कहां तक कनेक्ट है ना, तो ये जरूरी है। दूसरा एक ट्रांस स्टेट हाईवे है जो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यहां से 3000 किलोमीटर का लगभग है। इसका तो हाइट नहीं पता कितना लेंथ है, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, इन रशिया जो हाईवे की डेंसिटी है ना वो इंडस्ट्रियल रीजन की वजह से बहुत ज्यादा है। शुरुआती समय में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के आसपास इंडस्ट्रीज थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई, डेंसिटी जो है रोड की वो बढ़ती चली गई, तो मॉस्को और उसके बाद क्या नाम है इसका, व्लादिवोस्टोक, ये बहुत बड़ा इलाका है जो कवर करता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक को। हाईवे इन रशिया एज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रेलवेज। तो यहाँ पे रशिया के अंदर हाईवे जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है जितना रेलवेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड मास है ना ये, तो इसीलिए रेलवेज भी उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रेलवेज आप देख सकते हो लास्ट यहाँ से लेके लास्ट वहां तक की रेलवेज, मॉस्को से लेके लास्ट यहाँ तक है ना हमें देखने को मिलती है रेलवे, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा था जो इस बुक के अंदर है। तो जब हम आगे और भी डीपली पढ़ेंगे, और भी वाटर वेव से रिलेटेड है बहुत सारे ट्रांसपोर्ट, तो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो इंडिया के साथ साथ हम दूसरे वर्ल्ड को भी कंपेयर करते चलेंगे। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है तो आपको काफ़ी और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी, और बुक एक बार पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।